नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना सलाम जुम्मन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों, वृद्धि एवं विकास। उससे मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। तो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो कि CT8 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज का होने वाला साथियों। से ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं, आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है। और यहाँ से आपको पूरे पूरे क्लासेस मिलने वाले हैं और आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन कोड है साथियों, जो कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ, सही बात है साथियों। ऐसे बहुत सारे मेरे साथी होंगे जो कि आपको पता है कि कुछ समय पहले आपको जो है आपको देखने को मिला होगा संविदा शिक्षक वर्ग 2 का जो रिजल्ट है, कहीं ना कहीं संविदा शिक्षक वर्ग 2 का रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा, है ना। वर्ग 2 का जो रिजल्ट है वो देखने को मिला होगा और उसमें बहुत सारे मेरे ऐसे साथी होंगे जो जिनके नंबर जो है कहीं ना कहीं कुछ पॉइंटों से रहे हैं और वे जो है नॉट क्वालिफाई हो गए हैं। उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा जो चुनौती अभी फिर से आपके सामने आ चुका है। शिक्षक बनने का आपका एक सपना है, उस सपना को आप पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है पुनः फिर से आपको यहाँ पे CT8 का जो है एग्ज़ाम देने को मिल रहा है। सो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जिन्होंने CT8 का फॉर्म भरा है, उनके लिए जो है पुनः फिर से एक बार अपना जो है एनर्जी लगाने का पुनः समय आ गया है साथियों। बस आपको अब यहाँ पे वो गलती नहीं करना है जो गलती आपने MPT8 में किया है, संविदा शिक्षक वर्ग 2 में यदि आपने ऐसा कोई गलती किया है, तो अब उस गलती को आप यहाँ पे ना दोहराइए साथियों। इसके लिए आपको अभी से तैयार होना होगा। और साथ ही साथ यदि मैं यहाँ पे बात करूँ एग्ज़ाम डेट की, सो एग्ज़ाम डेट सभी को पता ही होगा, जो कि एग्ज़ाम डेट आपका है 20 अगस्त, अर्थात 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और वो होने वाला है ऑफलाइन, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं और सिलेबस जो है हम काफ़ी जल्दी से कवर करने वाले हैं। और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास पे। और आज के जो क्वेश्चन है, आज का जो चैप्टर है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को ही मिलने वाले हैं, ठीक है। सो मैं लेके चलता हूँ आप जो है हमारा जो टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की ओर, ठीक है। सो वृद्धि और विकास की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, और ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा से आप पढ़िए, आपको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ वृद्धि या फिर अभिवृद्धि की, सो वृद्धि या अभिवृद्धि क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, ठीक है। सो वृद्धि क्या होती है साथियों, जब हमारे शरीर की संरचना या फिर आप कह सकते हैं आकार का बढ़ना शुरू हो जाता है ना, हमारी संरचनाओं के साथ साथ में आकार का बढ़ना शुरू हो जाता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यहाँ पे हम दोनों को यहाँ पे देखते हुए चलेंगे साथियों, जो कि वृद्धि और वृद्धि के साथ साथ में हम विकास को भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वृद्धि के साथ साथ में जो है यहाँ की जो शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ में शारीरिक संरचना के साथ साथ में क्या होता है, आकार में भी वृद्धि होना शुरू हो जाता है। और वही जो बड़ा हुआ जो आपका आकार है उसे ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ठीक है। और यदि मैं यहीं पे बात करूँ विकास की, सो विकास क्या होता है सबसे पहले तो विकास आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब हमारा मानसिक विकास हो, है ना, जब हमारा मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो या बौद्धिक विकास हो, विकास कैसा हो, परिपक्व हो, उस स्थिति में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे विकास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को आपको यही याद रखना है कि यदि हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या होता है, इसमें हमारी शारीरिक संरचना के साथ साथ में आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है, विकास में इसमें क्या होता है, समय के साथ साथ में इसमें मानसिक विकास और सामाजिक विकास और साथ ही साथ संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास कैसे होते हैं, बौद्धिक विकास में परिपक्वता आते रहती है ना, परिपक्वता कैसे होने लगती है, आने लगती है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे विकास होना शुरू हो जाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनको भी आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, ठीक है। सो
पहला जो पॉइंट है आपके लिए कि वृद्धि जो होती है कैसे होती है, बाह्य स्वरूप होती है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वो कैसे दिखाई हमें देती है, बाहर से हमें दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो एक बच्चा है ये आपको यहाँ पे बाहरी रूप में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यदि आप नेक्स्ट अगला जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं इससे बड़ा जो है आकृति में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो थर्ड नंबर का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं पहले बच्चे की तुलना से और बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ये याद रखना है और ये पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अभिवृद्धि है वो कैसा है। सो आपको याद रखना है कि अभिवृद्धि कैसा होता है, बाह्य स्वरूप मतलब जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है, ठीक है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ विकास की, ठीक है, सो विकास कैसा होता है साथियों, ये आंतरिक एवं बाह्य, अर्थात इसे आप देख भी सकते हो और कुछ ऐसे जो पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो संरचनाएं होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो ये दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कैसे आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के इसमें होती है। जैसे कि मस्तिष्क की यदि मैं बात करूँ तो मस्तिष्क की यदि मैं बात करूँ या फिर भाषा ज्ञान की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो ये दोनों कैसे होते हैं, ये यहाँ पे जो विकास कैसा होता है, दोनों होता है, आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि वृद्धि कुछ समय के बाद में कैसे हो जाती है, रुक जाती है। क्योंकि आपको पता है साथियों वृद्धि की एक समय सीमा होती है, क्योंकि वृद्धि जो है बढ़ते 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 एक ऐसा स्टेज आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। पहला स्टेज में आपने बच्चों यहाँ पे पहला स्टेज में देखा आपने, सेकंड स्टेज में जो वृद्धि है कहीं ना कहीं बढ़ी, उसके बाद में थर्ड स्टेज में भी वृद्धि बढ़ती है, उसके बाद में फोर्थ जो नंबर का आपका जो यहाँ पे आप लोगों को मैंने पिक्चर दिखाने का प्रयास किया है, इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वृद्धि जो है यहाँ तक बढ़ती है, उसके बाद में यहाँ पे 5वें नंबर पे पुनः क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और इस प्रकार जो है 6वें नंबर पे और जो है 5वें नंबर की तुलना में और कम होते हुए नजर आ रही है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वृद्धि जो है कुछ समय के पश्चात वो कैसे हो जाती है, रुक जाती है ना, रुक जाती है। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे लंबाई के तौर पे रुक जाती है, लंबाई अलग होने लगती है, लंबाई हमें अलग नजर आने लगती है। इस प्रकार चौड़ाई में आपको यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो अभिवृद्धि जो होती है या वृद्धि जो होती है कुछ समय के पश्चात कैसे हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और यदि मैं यहीं पे बात करूं विकास की, सो विकास कैसा है साथियों, ये जीवन पर्यंत चलने वाला है, विकास कभी नहीं रुकता, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। विकास जब तक चलता है साथियों, जब बच्चे का जो जन्म होता है, जन्म से ही स्टार्ट होकर मृत्यु उपरांत यानी कि मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट अगले पॉइंट की, जो कि अगला पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या साथियों कि वृद्धि जो होती है क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वृद्धि कैसी होती है, क्रम के अनुसार नहीं चलती है। यह कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, और ये आपने देखा ही होगा, क्योंकि वृद्धि जो होती है हर एक बच्चे की वृद्धि या फिर हमारी खुद की वृद्धि की अगर हम बात करें या फिर हमारी लंबाई की अगर हम बात करें, तो ये जीवन यानी कि ये निश्चित क्रम में नहीं चलता है। क्योंकि कभी जो होता है कभी वृद्धि बढ़ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं यदि आपका जो वेट देखा होगा, आपने वजन देखा होगा, आपका कभी कभी वजन जो है बढ़ जाता है, उसके बाद में कभी आप देखते हो तो वो कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। यहीं पर यदि हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई भी कहीं ना कहीं आपको अलग अलग देखने को मिलता है। कभी लंबाई जो है एकदम से बढ़ जाता है, या फिर कभी जो लंबाई है वो है कभी कम होने लगता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों कि जो वृद्धि जो होती है, वृद्धि जो होती है कैसा क्रम अनुसार नहीं चलती है, ठीक है, क्रम अनुसार नहीं चलती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ विकास की, तो विकास कैसा होता है साथियों, विकास कैसा होता है, विकास में एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है, निश्चित क्रम होता है। क्योंकि हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना ही होता है ना, उतना ही होता जाता है। और मानसिक विकास, वो चाहे मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, इनका जितना हम चाहेंगे उतना हम विकास कर सकते हैं, ठीक है, उतना हम विकास कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना साथियों। मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि कैसा है, क्रम के अनुसार नहीं चलता है ना। वृद्धि जो होती है क्रम अनुसार नहीं चलती है। जबकि यहीं पे यदि मैं बात करूं विकास की, तो विकास कैसा होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, और विकास को आप जितना चाहो उतना आप
विकास कर सकते हैं, वो चाहे सामाजिक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो, इनका आप कह सकते हो साथियों, आप जितना चाहोगे उतना आप विकास कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो पंडित जो कौटिल्य पंडित है, इनका जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास जो है बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। और इन्होंने जो है इतना, ये अभी इतने पॉपुलर हो गए हैं साथियों, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चर्चा में है अभी ये। और इनकी मानसिकता की अगर हम बात करें तो ये कैसा है, इनका मानसिकता कैसा है, क्रम अनुसार है। क्योंकि इतना छोटा जो बच्चा है, इतना छोटा बच्चा होने के बावजूद भी इनको जो मानसिक विकास और सामाजिक विकास इतना हो गया साथियों। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मानसिक विकास और जो यहाँ पे जो सामाजिक विकास है, उसे आप जितना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेजर पॉइंट है। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि वृद्धि कैसे होती है जीवन पर, यानी कि वृद्धि जो होती है क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जबकि यदि मैं यहीं पे बात करूँ, विकास की सुविकास के साथ क्रम अनुसार चलने वाली एक प्रक्रिया है ना। और जैसे कि आपने यहाँ पे उदाहरण भी देखा, क्योंकि हम अपना जितना, यानी कि हम जितना विकास चाहते हैं, ये विकास करना होता है हमें, उतना ही होता, यानी कि उतना ही होता जाता है। और मानसिक विकास हो या फिर सामाजिक विकास हो, जितना हम चाहेंगे उतना हम विकास कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए एग्जाम के हिसाब से यदि आप देखें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट अगला पेज की, और तो अगला पेज में है साथियों वृद्धि जो होती है, वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा साथियों, आपने खुद ने ही आपका जो वजन कई बार नापा होगा, या फिर आपकी लंबाई को आपने नापने का प्रयास किया होगा। और बहुत सारे लोगों को एक डर सताता है कि मेरा वजन कितना है, तो वो कहीं ना कहीं मापते हैं। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वृद्धि जो होती है साथियों, वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। अब मापन कैसे, आप भार का मापन करते हैं, लंबाई का मापन करते हैं, तो इससे स्पष्ट शब्दों में हमें पता चलता है साथियों कि हम वृद्धि को क्या कर सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं बात करूं विकास की, तो विकास क्या होता है, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते साथियों, है ना। सीधे सीधे आप मापन नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सामाजिक विकास और नैतिक विकास का, नैतिक विकास और सामाजिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं कि आपका जो मानसिक क्षमता कितना हुआ है। और वो भी कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंटों के आधार पर हम यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रख कर ही आप जो है यहाँ पे आप इनका जो है आकलन कर सकते हैं या फिर इनका मापन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि विकास को हम कैसे सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यहीं पे यदि मैं बात करूँ वृद्धि की, सो वृद्धि कैसे होती है साथियों, वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। वृद्धि कैसे होती है, परिणात्मक होती है। ठीक है, वृद्धि कैसे होती है, परिणात्मक होती है, क्योंकि इसमें हमें एक रिजल्ट के रूप में देखना होता है, रिजल्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया साथियों कि वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। जैसे कि आपने वजन मापने का प्रयास किया होगा, इसी प्रकार आपने आपकी जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं नापने का प्रयास किया। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है उस वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ वृद्धि के आधार पर जब आप मापन करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक परिणाम नजर आएगा, परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सो इस प्रकार आपको यहाँ पे याद रखना है कि वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि जो होती है कैसे, परिणात्मक होती है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ यहाँ पे विकास की, सो विकास कैसे होती है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकती है, दोनों होती है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे साथियों जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया, जो कि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान देते हुए समझना होगा। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ क्या, कि वृद्धि को हम माप, यानी कि वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे यदि मैं बात करूँ विकास की, सो विकास को हम सीधे माप नहीं सकते हैं, कुछ कंडीशन के अंतर्गत, यानी कि कुछ कंडीशनों को रखकर हम नैतिक विकास का, सॉरी यहाँ पे नैतिक विकास का तो नहीं कर सकते, हम मानसिक विकास और मानसिक विकास का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वृद्धि कैसे होती है, केवल कैसे होती है, परिणात्मक होती है। वृद्धि कैसे होती है, परिणात्मक होती है। और यहीं पे यदि मैं बात करूँ विकास की, सुविकास जो होता है परिणात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बताया था मैंने कि वृद्धि होने से, है ना, वृद्धि होने से विकास को भी, यानी कि वृद्धि होने से
विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आप नहीं कह सकते कि किसी बच्चे का यदि किसी बच्चे का यदि आयु बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ में आप ये नहीं कह सकते कि उसका विकास होगा ही, है ना। ये आप नहीं कह सकते हैं। अर्थात आपको स्पष्ट शब्दों में ये आपको याद रखना है साथियों कि जो वृद्धि जो होती है कभी बढ़ती है कभी घटती है, ये यानी कि निरंतर नहीं चलती है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि वृद्धि जो होती है, सॉरी, विकास जो होता है वृद्धि के साथ में बढ़ेगा, ये आप नहीं कह सकते। बढ़ेगा ही ये आप नहीं कह सकते। घटेगा ही ये आप नहीं कह सकते। अर्थात यदि मैं यहाँ पे एक व्यक्ति के अगर उदाहरण लूँ तो यहाँ पे व्यक्ति का जो, जब कोई आदमी जो होता है ना मोटा हो जाता है तो उसकी वृद्धि होती रहती है ना। यदि कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो उसकी वृद्धि कैसे होगी, बढ़ेगी। परंतु ये जरूरी नहीं है कि उसकी वृद्धि के साथ साथ में उसकी क्रियात्मक विकास भी हो रहा है या क्रियात्मक विकास में भी परिवर्तन हो रहा है, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे विकास के सुविकास जो है कैसा, यानी कि विकास जो होता है वृद्धि, यानी कि वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार एवं ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, फिर भी उनका नैतिक विकास और सामाजिक विकास एवं बौद्धिक विकास कैसा होता है, अवसायक होता है या अवश्य ही बढ़ता है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण है साथियों आपके सामने, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे कौटिल्य का दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि इनकी एज जो है बहुत कम होने के साथ साथ होने के बावजूद भी इनकी जो मानसिक क्षमता जो है बहुत ही ज़्यादा है साथियों, ठीक है। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको आप लोगों को मैंने बताने का प्रयास किया, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद मैं नेक्स्ट अगला पेज पे लेके चलता हूँ साथियों, और अगला पेज है परिपक्वता, है ना। क्या होता है साथियों, विकास में परिपक्वता यदि आती है तो परिपक्वता के अंतर्गत ही आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस होता है ना, प्रकट होने का प्रोसेस जो होता है ना, प्रोसेस, यानी कि उनका क्या होता है, प्रकट होने का जो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है आनुवांशिक, वो कहलाता है क्या, परिपक्वता, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। और इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते रहती हो, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या चर्चा किया, वृद्धि विकास पे, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयाम की ओर, और विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयाम से मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। सो विकास जो होता है साथियों कैसा होता है, बहुआयामी होता है ना। कैसा होता है, बहुआयामी होता है ना। कैसा होता है, बहुआयामी होता है, अर्थात हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, है ना। कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है ना, बहुत सारी दिशाओं में होता है। क्योंकि आपने देखा होगा साथियों, आपने देखा होगा कि आपके पास में कितनी डिग्रियां हैं, क्योंकि विकास ऐसा है जो कि बहुत सारे जो सहमिश्रण हम कह सकते हैं, या जो कि बहुत सारे जो है समूह का या फिर बहुत सारे विषयों का एक समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। क्योंकि अलग अलग जगह से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, और उसी ज्ञान के माध्यम से ही जो विकास हम अपने आप में ला पाते हैं, वो क्या होता है, बहुत सारे, यानी कि बहुआयामी होता है ना। बहुत सारे स्तरों के द्वारा, बहुत सारे हम कह सकते हैं बहुत सारी कक्षाओं के द्वारा जब आप जो ज्ञान अर्जित करते हो, है ना, उस ज्ञान को ही हम क्या कह सकते हैं, विकास कहते हैं। और विकास कैसे होता है, बहुआयामी होता है, जो कि स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे कहा गया है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और विकास जो हो सकता है साथियों, शारीरिक भी हो सकता है, गंतव्य विकास, शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है, और जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ गंतव्य विकास की, सो गंतव्य विकास क्या होता है। सो गंतव्य विकास एक तरह का बालक के शारीरिक, है ना, बालक के शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है, ठीक है। कैसा, शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है बालक का, ठीक है। और यहाँ जो है मेंसुरेशन, यानी कि हम कह सकते हैं हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होती है, ठीक है। सो ये गंतव्य विकास क्या होते हैं साथियों, एक प्रकार का बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, जिससे कि क्या होता है, इनके हड्डियों, अर्थात हम कह सकते हैं अस्थियों को हम कहीं ना कहीं उनकी क्षमता होती है ना, उनकी क्षमता होती है, और उन्हीं क्षमताओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इन्हें कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल करने से संबंधित होता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहीं पर यदि मैं बात करूँ गामक विकास की, सो गामक विकास में क्या होता है, गामक विकास में बालकों के चलने, है ना, बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने और भोजन करने संबंधित, यानी कि संबंधित आदि विषयों को शामिल किया जाता है। और
इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है और वो दो दो कौन कौन से भाग है साथियों, उनसे भी मैं उन पॉइंटों से भी मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला जो होता है साथियों, पहला जो है कौन सा होता है, पहला होता है फाइन मोटेरो स्किल्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला होता है ग्रोस, है ना, क्या होता है ग्रोस मोटेरो स्किल्स। तो एक एक को हम समझेंगे। तो पहला हम समझते हैं कि जो फाइन मोटेरो स्किल्स क्या होती है, ठीक है। इसकी यदि मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इस स्किल्स में क्या होता है साथियों, इसमें जो है मसल्स का हम क्या करते हैं, मसल्स का बहुत कम यूज़ होता है, मसल्स का बहुत कम उपयोग होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि लिखना, यदि आप लिखते हो तो इसमें क्या होता है, मसल्स का बहुत ही कम ना के बराबर में इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पे यदि ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पे भी मसल्स का कम उपयोग किया जाता है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ कोई बच्चा यदि कटिंग कर रहा है पेपर का, तो यहाँ पे भी मसल्स का कैसा कम उपयोग हो रहा है। और इसी प्रकार यदि आप ब्रेकफास्ट जो चपाटी का यदि आप उसका सेवन कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है मसल्स का आप उपयोग नहीं करोगे, ठीक है। यहीं पे यदि मैं बात करूँ जो है ग्रोस मोटर स्किल्स की, तो इसमें क्या होता है साथियों, इसमें हम मसल्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, मसल्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे कि आपने स्विमिंग करते हुए देखा होगा साथियों, तो उसमें क्या होता है, इसमें मसल्स का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना होता है, इसका उपयोग करना होता है ना, मसल्स का हम यूज़ करते हैं। और यहीं पे यदि आप जंपिंग करते हो या फिर रनिंग करते हो, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको मसल्सों का उपयोग करना होगा, क्योंकि बिना उपयोग मसल्सों का बिना उपयोग किए आप ना तो रनिंग कर सकते हैं, ना ही जंपिंग कर सकते हैं, और ना ही स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उनको भी आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, जो कि मानसिक विकास या जो है संज्ञानात्मक विकास भी इसमें होता है साथियों, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी के साथ साथ में सामाजिक विकास भी यहाँ पे देखने को मिलता है। संवेगात्मक विकास हो या फिर नैतिक विकास हो या फिर भाषा का विकास हो, इसमें कहीं ना कहीं जो है बच्चों में जो है भाषा का विकास जो है पूर्ण रूप से जो है धीरे धीरे बच्चों के यानी कि बच्चों में जो है भाषा का विकास यानी कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में हम चर्चा करते साथियों बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया साथियों, यदि आप पुराने पेपर को यदि हल करने का प्रयास कर रहे होंगे या फिर आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को ही मिला है साथियों, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एक एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना होगा। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ बाल विकास के सिद्धांत की, तो पहला सिद्धांत है साथियों समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब यहाँ पे समान प्रतिमान का सिद्धांत को समझना होगा साथियों, है ना। क्या होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत? इसके अनुसार प्रत्येक जाति जो होती है ना, अपनी जाति के अनुरूप, है ना, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का क्या करती है, अनुसरण करती है। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है ना साथियों कि यदि कोई हाथी का बच्चा है और यही यदि मैं बात करूँ कोई बच्चा है, ह्यूमन बच्चा है ना, कोई व्यक्ति का बच्चा है, वो क्या हाथी के बच्चे को देख के उसका अनुसरण कर सकता है कि उसे देखने के बाद में उसे देखकर क्या सीख सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में आपको ये समझना होगा कि प्रत्येक जाति जो होती है ना, अपनी जाति के अनुसार ही विकास के प्रतिमान का क्या करती है, अनुसरण करती है। अर्थात जो उसके माता पिता करते हैं, जो उसके वातावरण यानी कि जिस समाज में वो रहता है, और वो उन्हीं का अनुकरण कर सकता है जो उसे यानी कि जो उसके सामने दिखाई देंगे, ठीक है, और वो उन्हीं के जाति के होंगे। तो ये बच्चा यानी कि कोई भी बच्चा क्या करता है, उन्हीं का अनुसरण करता है, उन्हीं का अनुकरण करता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जो दो उदाहरण आप लोगों को देने का यहाँ पे प्रयास किया मैंने, ये दो उदाहरण है मानव के और हाथी के। क्योंकि ये हाथी का भी बच्चा किसी यानी कि जिस जगह रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वह मनुष्य के जैसा जो है अनुकरण नहीं कर सकता, उनसे सीख नहीं सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो जाति का जो भी प्राणी हो, है ना, वो उसी जाति के अनुसार अनुसरण कर सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे विकास की जो दिशा होती है, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा कैसी होती है साथियों?
आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये यहाँ से जो क्वेश्चन है पूछा गया है साथियों, मैं आप लोगों को जिस पॉइंट से, यानी कि जिस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन जो पॉइंटों को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। सो हर एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना होगा। सो विकास कैसा होता है, पहला पॉइंट तो फिर विकास की जो दिशा कैसे होती है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है विकास की जो दिशा होती है ये होती है सिर से पैर की ओर। कैसे होती है, सिर से पैर की तरफ चलती है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। इसके बाद में जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है ना, विकास की जो दिशा होती है कैसे होती है, सिर से पैर की तरफ होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, मस्का अधोमुखी, है ना, मस्का अधोमुखी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट अगला पॉइंट की, सो दूसरी तरफ यदि हम बात करें यहाँ पे विकास की, सो इसमें क्या होता है इस क्रम में, यानी कि माध्यम से, है ना, मध्य से अर्थात हम कह सकते हैं आपके कमर से, है ना, मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ जो होता है, बाहर की तरफ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, दुर्मुखी, है ना, किसे हम क्या कहते हैं, दुर्भिमुख, है ना, उसे हम कहते हैं साथियों दुर्भिमुख। ठीक है, तो ये जो दो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है साथियों विकास की दिशा में, उन पॉइंटों को आपको यहाँ पे बहुत अच्छा से याद रखना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको अगले पॉइंट की ओर लेके चलते हैं साथियों, वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, सो निरंतरता का सिद्धांत क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। सो निरंतरता का सिद्धांत से क्या अर्थ है साथियों, निरंतरता का सिद्धांत से आप क्या समझ सकते हैं कि विकास जो होती है ना, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो केवल इसकी हो सकता है कि इसकी गति कभी मंद हो कभी तेज हो, लेकिन निरंतर चलती रहती है। ठीक है, यह जो प्रक्रिया जो है माँ के गर्भ से मृत्यु तक, है ना, माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं विकास कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर, और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सामान्य, है ना, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इससे आपको क्या समझना है साथियों, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो विकास जो होता है वो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं सरल से कठिन की ओर होता है। कैसा होता है, सरल से कठिन की ओर होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा साथियों, कोई बच्चा पहले क्या करता है, उठना सीखता है, उठने के बाद में बैठना सीखता है, बैठने के बाद में चलना सीखता है, और चलने के बाद में दौड़ना सीखता है। ऐसा तो नहीं हुआ ना साथियों कि बच्चा यानी कि पहले दौड़ना सीखेगा उसके बाद में उठना सीखेगा, है ना, या फिर दौड़ने से पहले यानी कि पहले दौड़ना सीखेगा फिर उसके बाद में बैठना सीखेगा। तो ये कैसा है, सरल से कठिन की ओर, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं विशिष्ट से सामान्य से कैसा विशिष्ट की ओर जाने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताने का भी प्रयास किया। तो कोई भी जो बच्चा होता है पहले वो उठेगा, उठना सीखेगा, उठना सीखने के बाद में बैठना सीखेगा, और बैठना सीखने के पश्चात वह धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है, और चलने के बाद में वह दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, इनका एक श्रृंखला है, एक प्रकार से इनका एक निश्चित क्रम होता है कि पहले उठेगा, उसके बाद में बैठेगा, उसके बाद में चलेगा, उसके बाद में दौड़ेगा। तो ये कैसा एक सामान्य से, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली या विशिष्ट की ओर चलने वाली एक प्रक्रिया हम मान सकते हैं, या मान नहीं सकते, ये है। ठीक है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। कैसा होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो पहला क्या होता है, पहले बच्चा उठेगा, उसके बाद में बैठेगा, उसके बाद में चलना स्टार्ट करता है, फिर दौड़ना स्टार्ट करता है। यही प्रक्रिया जो है पुनः फिर से रिपीट भी होता है, पहले दौड़ेगा फिर चलेगा, है ना, उसके बाद में बैठेगा या उठेगा। ठीक है, तो ये जो है दोनों यहाँ पे पहला जो विकास की यदि मैं बात करूँ साथियों, तो विकास जो है वे विकास जो होते हैं सामान्य से कैसा विशिष्ट की ओर ही होती है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट याद रखना है कि जो विकास होता है कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जो कि पहले उठेगा, यहाँ पे पहले उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा बच्चा, उसके बाद में चलना सीखेगा, उसी के पश्चात वो दौड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना उठे वह दौड़ना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। इसी के बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट अगला पॉइंट की, सो नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत
मैं आपको क्या समझना है साथियों कि जो विकास जो होता है ना, कैसा होता है, पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा, है ना। विकास किस दिशा में होगा, बच्चा आगे जाके क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा या कोई एक्टर बनेगा। तो विकास को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं विकास कैसा होता है, पूर्वानुमान होता है, जिसका हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि वे किस दिशा में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट बताती हूँ कि विकास कैसा होता है, एकीकरण का सिद्धांत, है ना। एकीकरण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं साथियों, एकीकरण का सिद्धांत से आशा ये है कि इसमें क्या होता है, एकीकरण का गुण पाया जाता है ना, इसमें बच्चों के एकीकरण का गुण पाया जाता है, क्योंकि जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथों या पैरों को एक साथ मिलाकर जब हम काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। और ये आपने देखा होगा साथियों, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, अपने हाथों का भी और पैरों का भी उपयोग, पैरों का भी यूज करते हैं। सो ये कैसी क्रिया होती है, ये होती है साथियों एकीकरण का सिद्धांत में हम कह सकते हैं कि एकीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी काम भी को यदि हम करने का प्रयास करते हैं तो उसमें संपूर्ण अंगों का हम उपयोग करते हैं। या बच्चों का जो उदाहरण मैंने आप लोगों को यहाँ पे देने का प्रयास किया है, सो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है किसी वस्तु को पकड़ने का जब प्रयास करता है तो वह हाथों के माध्यम से ही नहीं पकड़ता, वह पैरों का भी यूज करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आप लोगों के लिए है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। सो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, सो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों का जो विकास होता है ना, कैसा होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही चलता है। क्योंकि किसी में विकास की जो गति होती है तेज होती है, तो किसी में विकास की गति कैसी होती है, मंद होती है। कैसे होती है, किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में विकास की जो गति है मंद होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। और बच्चों के विकास में साथियों, बच्चों के विकास में जो होती है ना, बच्चों के विकास में हेरिडिटी की जो परिपक्वता बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों की वजह से ही यहाँ पे डिपेंडेंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मोटिवेशन हो गया या फिर ये अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में मैं लेके चलता हूँ अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट की, और अगला पॉइंट है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वर्तुलाकार बनाम, है ना, वर्तुलाकार बनाम या रेखीय प्रगति का सिद्धांत। सो ये क्या होता है साथियों, विकास जो होता है ना कभी भी रेखीय नहीं होता है ना, विकास के साथ कभी भी रेखीय नहीं होता है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विकास कैसा सीधी रेखा में नहीं होता है, क्योंकि कभी इसकी जो गति होती है धीमी होती है, तो कभी इसकी गति कैसे होती है, कभी धीमी होती है, कभी बढ़ती है, फिर कभी धीमी होती है, कभी बढ़ती है। ये आपने अपने आप में देखा होगा कि आपकी जो वृद्धि जो आप यहाँ पे जो विकास जो होता है कैसे होता है, इसकी जो गति होती है कैसे होती है, मंद होती है, फिर तेज होती है, फिर मंद होती है, फिर तेज होती है। तो विकास कैसा होता है, एक वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति के अंतर्गत आपको यही समझना है कि विकास जो होता है सीधी रेखा में नहीं होता है। ये पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के बाद में यानी कि अंतर संबंधित, है ना, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है उसको याद रखना है कि जो इसमें शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और संवेगात्मक विकास, जो कि समाज और अन्य प्रकार के यानी कि अन्य प्रकार के विकास जो होते हैं अंतर संबंधित विकास से निर्भर करते हैं ना, अन्य जो है अन्य प्रकार के विकास के अंतर संबंध और परस्पर से निर्भर करते हैं ना, परस्पर से निर्भर करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगला महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर साथियों, और अगला हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे बाल विकास की अवस्थाओं पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाओं में, ठीक है। सो बाल विकास की अवस्था की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, सो बाल विकास की अवस्था क्या होती है, वो अलग अलग स्टेज को हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन कौन सी कितनी अवस्थाएं होती है, इन पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ बाल विकास की अवस्थाएं की, सो पहला जो अवस्था होती है साथियों वो होती है प्रसव पूर्व अवस्था। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चे का जो जन्म जो होता है ना गर्भधारण से, यानी कि गर्भधारण से ये जो प्रक्रिया जो होती है, ये अवस्था जो होती है गर्भधारण से ही स्टार्ट हो जाती है। कब से, गर्भधारण से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो होता है लगभग 9 माह, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं 280 दिन का होता है, ठीक है। कितना, 9 माह, या हम कह सकते हैं 280 दिन का होता है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला स्टेज आता है साथियों, वो आता है शैशव अवस्था। क्या होता है शैशव अवस्था,
शैशव अवस्था को आपको पता ही साथियों, शैशव अवस्था क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक ना, कितना, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में शिशु के यानी कि शिशु पूर्ण रूप से किसमें, माता पिता पे डिपेंड होता है ना, माता पिता पर आश्रित होता है, क्योंकि खुद अपने कोई काम को नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसका व्यवहार जो होता है मूल प्रतियों पर आधारित होता है। कैसे, मूल प्रतियों पर आधारित होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनका जो शरीर जो होता है साथियों, के शरीर कैसा होता है, शरीर जो होता है, शरीर की वृद्धि जो शरीर जो होता है शारीरिक, मानसिक और अधिगम कैसे होता है, इस ये जो अवस्था है कैसे होती है, बहुत तेज होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे नैतिक विकास का, यहाँ पे नैतिकता का अभाव होता है, क्योंकि ये जो है बच्चा, इनके जो छोटे इस अवस्था का जो बच्चा होता है वो किसी भी कार्य का क्या कर सकता है, सही डिसीजन, सही क्या सही है और क्या गलत है ये डिसीजन नहीं ले सकता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पेज पे लेके चलता हूँ साथियों। और नेक्स्ट अगला जो है पूर्व बाल्य अवस्था। क्या है, पूर्व बाल्य अवस्था। तो हम कहाँ पे थे साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई साथियों, इसीलिए ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं रुक गया था। सो हम चलते हैं नेक्स्ट अगला, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे बाल विकास की अवस्थाओं पे। और पहला जो अवस्था मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था, कौन सा पहला अवस्था मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्या, प्रसव पूर्व अवस्था है ना, प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना। प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है, कैसे, प्रसव पूर्व जो अवस्था होती है वो होती है जन्म की अवस्था है, यानी कि यह अवस्था जो होती है माता के गर्भ से शुरू होती है, माता के गर्भ से शुरू होती है, जो कि लगभग कितना 280 दिन हम कह सकते हैं, या फिर 9 माह का होता है। ठीक है, यहीं पे जो है नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है साथियों वो है, क्या है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था क्या होती है, शैशव अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें शिशु पूर्व से, है ना, शिशु जो होता है जन्म से, या हम कह सकते हैं शिशु पूर्व रूप से माता पिता पर निर्भर होता है ना। यह जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें शिशु जो होता है पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित होता है। कैसे, माता पिता पर आश्रित होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसमें इस अवस्था में क्या होता है साथियों, शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं संवेगात्मक विकास जो होता है ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जो है अधिगम की जो अवस्थाएं जो होती है वो कैसे होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। ठीक है, सो जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में नैतिकता का इसमें क्या होता है साथियों, अभाव होता है, क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है, इस उम्र का जो बच्चा होता है वो से क्या सही है और क्या गलत है इसको पहचान नहीं पाता है। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट अगला स्टेज की, नेक्स्ट अगला स्टेज आपके सामने है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था क्या होती है, इस पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। पूर्व बाल्य अवस्था क्या होती है साथियों, इस अवस्था में यह वह अवस्था होती है जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है। और इसमें क्या होता है साथियों, इसमें बच्चे जो होते हैं ना कैसे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। उसके सामने उसके आसपास में जो वातावरण है, जिस वातावरण में बच्चा रहता है उस वातावरण को क्या करता है, ग्रहण करने लगता है। वो उसे जैसे नजर आता है वही जो है वही अनुकरण करने, उसी का नकल करने लगता है। और उसी के माध्यम से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना कैसे अनुकरण करने लगते हैं, और अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, और इस अवस्था नेक्स्ट अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। क्योंकि यह अवस्था कैसी होती है, इस अवस्था में बच्चों की जो जिज्ञासाएं होती है कहीं ना कहीं कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इस अवस्था में नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में
इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को टू एज भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण माना जाता है ना। कैसे होता है, संवेदनशील चरण है। और इस अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं, इस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले गेम्स को, यानी कि कल्पनाशीलता वाले जो गेम्स होते हैं उसमें एक्टिव होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा मजा आता है जो कि कल्पनाशील होते हैं, उन गेमों में ही ज़्यादा बच्चे रुचि रखते हैं। ठीक है, तो ये जो तीसरा जो पॉइंट है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, कि पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं उन पे आपको यहाँ पे नज़र डालना है, उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बच्चे जो है, पहला पॉइंट आपको मैंने बताया था कि बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, उसके बाद में बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में इस अवस्था में बच्चे, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं जिज्ञासा ज़्यादा होती है उनमें, और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, टू स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसमें संवेदनशील चरण भी कहा जाता है, इस यानी कि इसमें क्या होता है साथियों, भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं भाषा अर्जन को, यानी कि भाषा अर्जन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। और इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपके पास में, कि इस अवस्था में बच्चा कैसे होते हैं, कल्पनाशील वाले गेमों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला स्टेज की ओर। अगला स्टेज है साथियों उत्तर बाल्य अवस्था। सो उत्तर बाल्य अवस्था की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, या फिर हम कह सकते हैं बाल्य व्यवस्था, ठीक है। सो ये क्या होता है साथियों, ये अवस्था होती है 6 से 12, है ना, 6 से होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है, इसके भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। ये क्या होता है साथियों, इसमें तार्किक चिंतन की, यह इसे क्या कहते हैं, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, या तार्किक चिंतन की अवस्था की जो आयु सीमा है वो क्या है, ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बच्चे की क्या कहलाती है, चिंतन की अवस्था कहलाती है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है साथियों, इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया साथियों, वो है कि इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में या इस एज में जो बच्चे होते हैं बहुत सारी जो एक्टिविटी करते हैं, या बहुत सारे जो है खेल करते हैं, या बहुत सारे ऐसे व्यवहार होते हैं बच्चों के जो कि आपको यहाँ पे अलग नज़र आएंगे, है ना कहीं आपको अलग नज़र आएंगे। और जो है जो अपने गंदे, यानी कि कपड़ों को गंदे करेंगे, या फिर बहुत सारे जो वस्तुएं ऐसे पकड़ेंगे जिससे कि उनके कपड़े गंदे होंगे, उनके हाथ गंदे होंगे। तो ये कैसी प्रक्रिया होती है, ये कैसी अवस्था होती है, गंदी अवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है साथियों, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्फूर्ति की अवस्था, या हम कह सकते हैं स्मार्ट एज भी कहा जाता है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मार्ट यानी कि स्मार्ट एज किसे कहा जाता है। सो स्मार्ट एज कहा जाता है साथियों उत्तर बाल्य अवस्था को। किसे कहा जाता है, उत्तर बाल्य अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है साथियों, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। उत्तर बाल्य अवस्था को जो है खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है साथियों, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आपके सामने, कि इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसे होती है, विकसित होने लगती है। क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं बहुत सारी वस्तुओं की, उसके सामने जो अच्छा लगता है, उसे क्या करने लगता है, वो स्टोर करने लगता है, एक जगह जमा करने लगता है। तो ये कैसी अवस्था होती है, तो इस अवस्था में क्या होता है, वस्तुओं को संग्रह करने की, या यह जो अवस्था कैसे होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति इसमें क्या होती है, बढ़ने लगती है, इसका विकास होने लगता है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है साथियों, इस अवस्था में टोली, जो बच्चे जो होते हैं टोली में रहना पसंद करते हैं, या फिर समूह में जो है रहना पसंद करते हैं। इसीलिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को जो है टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। और इसी अवस्था में जीवन का, यानी कि इसी अवस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से
ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगला स्टेज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था क्या होती है साथियों? किशोर अवस्था का जो समय पीरियड होता है वो है 12 या फिर हम कह सकते हैं 12 या 13 से 18 वर्ष तक, है ना। 12 या 13 से 18 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। तो इसमें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको आपको यहाँ पे क्या याद रखना है साथियों कि इस यानी कि यह अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का कठिन काल किसे कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, कई बार पूछा गया है। यदि आप पुराने पेपर यदि आप लगा रहे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है या किस अवस्था में होता है। तो आपको यही याद रखना साथियों, वो होता है आपका किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो कि 12 या 13 से 18 वर्ष तक होता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, संघर्ष, जो बच्चा जो होता है संघर्ष, तनाव एवं आंधी तूफानों में कैसा होता है, उलझा हुआ रहता है। इसीलिए इस अवस्था में संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले जो पॉइंट है साथी, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, इसमें विषम यानी कि जो विषम भालिंगी यानी कि विषम भालिंगी की ओर आकर्षित होता है। अर्थात इस पॉइंट को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। इस अवस्था पे बच्चे क्या होते हैं, अदर यानी कि इस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे विषम लिंगी यानी कि दूसरे लिंग के जो बच्चे होंगे उनकी ओर कैसे होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। अर्थात मैं यदि यहाँ पे बात करूँ तो यदि कोई एक लड़का है, वो लड़का जो है लड़के की ओर आकर्षित नहीं होता है, लड़का जो होता है लड़की की ओर आकर्षित होता है। इसी प्रकार कोई यदि लड़की है तो लड़की लड़के की ओर आकर्षित होती है। तो ये कैसे होते हैं, विषम लिंगी होते हैं, ठीक है, अपने लिंग से विपरीत लिंग के जो बच्चे होते हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विषम लिंगी कहा जाता है इस अवस्था को, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो है साथियों, इस अवस्था को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा होता है एक ऐसा डिसीजन लेता है जिसके माध्यम से वो है अपना जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है साथियों, जो कि उस एज को जिससे कि जो है उसका पूरा लाइफ जो है बहुत अच्छा से जाता है, बहुत अच्छा से हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को स्वर्ण काल या हम कह सकते हैं गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है साथियों, बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों में वीर पूजा की जो भावना होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पे नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना है कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं कैसे होते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अर्थात अमूर्त का मतलब क्या होता है साथियों, वो अवस्था या जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कल्पनाओं के माध्यम से किसी यानी कि कल्पनाओं के माध्यम से हम सोचते हैं, तो वो कहलाता है अमूर्त चिंतन, है ना, अमूर्त चिंतन। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, इस एज के जो अवस्था के जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, अमूर्त चिंतन करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में हम कल नेक्स्ट अगले क्लास में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों बुद्धि के ऊपर में। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया, पूरा विकास को और वृद्धि को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इससे यदि इस क्लास से आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे यदि आपने हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास किया होगा और बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हुए हर एक पॉइंट पे नज़र डाला होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले साथियों। और नेक्स्ट अगले क्लास में हम यहाँ पे नेक्स्ट अगले क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे बुद्धि के ऊपर में। सो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा साथियों, और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप CTET में क्वालिफाई होना चाहते हैं और आपके पास में कोई नोट्स नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, अभी भी आपके पास में समय है, इन क्लासेसों को आप देख लीजिएगा और पूरे क्लासेस आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में जाइए, CDP का प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, वहाँ से जाके आप पूरे क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में, जो कि हम चर्चा करने वाले हैं अगले क्लास में बुद्धि पे, ठीक है। सो